एज हार्डवेयर। हम इसको अपनी आंख से देख नहीं सकते, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एट हार्डवेयर बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं हार्डवेयर को रियल वर्ल्ड के साथ, ये हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करवा रहे होते हैं रियल वर्ल्ड के साथ। तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? दे आर दोज दे कैन नॉट बी सीन। हार्डवेयर को आप देख सकते हैं बिकॉज ये वो फिजिकल डिवाइसेस हैं जो आपस में कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स हो गए, लॉजिक गेट्स हो गए, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट करते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, कोई टाइमिंग सिग्नल भेजता है, कोई पल्स भेजता है, कोई करंट भेज रहा होता है, आपस में एक दूसरे के साथ ये इंटीग्रेटेड होते हैं। बट मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये नजर नहीं आता। ये सिर्फ किस चीज के काम? ये ट्रांसलेशन के काम करता है। ये नॉर्मल या रियल वर्ल्ड की दुनिया और जो हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है? इंटीग्रेट करा रहा होता है। ऐसे करता है कि नहीं? अब लिख क्यों नहीं रहे? अच्छा, virtual handler that cannot be seen but exists. It is a virtual handler. Virtual handler inside computer that cannot be seen but exists and is equally important as hardware. जितना हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। बाय द वे, कंप्यूटर में तो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं भी उनकी बात नहीं करूंगा। जैसे जनरली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक को क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी बातें आती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जी, डिवाइस ड्राइवर्स, यस और नो, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ये सारे किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सना फरीद, विंडोज, या तुम लोग को तो मोबाइलों का पता है, मोबाइलों का पूछ दो। एंड्रॉइड मोबाइल में सुना है? एंड्रॉइड क्या होता है? देखा? एंड्रॉइड का पता है। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सैमसंग नॉन एप्पल डिवाइसेस को ऑपरेट करवाता है। जो एप्पल के लिए कौन सा होता है? आयो, देखा? वाह जी वाह। कंप्यूटर में क्या होता है? विंडोज होती है या मैक ओएस होता है। ठीक है। मोबाइलों की बात की जाए तो मोबाइलों में कौन से होते हैं? एंड्रॉइड या iOS एक्सेट्रा। समझ आ रही है बात की कि नहीं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इनके बगैर डिवाइस काम नहीं कर सकती है। समझ आ रही है? डिवाइस ड्राइवर्स कौन से होते हैं? जो किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को का मैसेज कंप्यूटर तक कन्वे कर रहे होते हैं। हार्डवेयर डिवाइस आप जब प्रेस करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करवा के आपको दिखाता है कि इसका मतलब क्या था। यानी कि एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा होता है कि एक बंदा है जो चाइनीज में बात कर रहा है, दूसरा बंदा है जो जर्मन में बात कर रहा है, तो दरमियान में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको चाइनीज और जर्मन दोनों आती हो, जो ट्रांसलेट कर रहा हो। तो इसी तरह रियल वर्ल्ड की बातें, जो हार्डवेयर का मैसेज कंप्यूटर तक समझाना, वो एक डिवाइस का ड्राइवर उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। जैसे उस हार्डवेयर को चला रहा होता है, उस डिवाइस को चला रहा होता है। तो कुछ जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। अगर कोई बिल्कुल कोई अनोखी चीज इंस्टॉल करोगे ना, जैसे क्वाडकॉप्टर अटैच कर दिया लैपटॉप के साथ आपने, क्वाडकॉप्टर नहीं होता वो जो क्या बोलते हैं, वो जो ड्रोन आपने अटैच करते, तो ड्रोन तो कोई नॉर्मल चीज तो नहीं होता, बिल्कुल एक अनोखी चीज है। तो ड्रोन का सॉफ्टवेयर आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके ऑपरेशंस को समझाने के लिए। अनोखी डिवाइस है ना, समझ आ रही बात है कि नहीं? उसका खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज बेसिक डिवाइस ड्राइवर्स पहले से आते। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूजफुल सॉफ्टवेयर, जैसे डिस्क डीफ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर, जिसमें जो एक तरह का डेटा मुख्तलिफ
लोकेशंस पे ब्लॉक्स में पड़ा हुआ हो, उनको इकट्ठा कर रहा होता है, रीअरेंज कर रहा होता है, सो दैट जितने भी ब्लॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, वो कॉन्टिग्यूअसली पड़े हुए हों आपस में एक दूसरे के साथ, डेटा के ब्लॉक्स इकट्ठे पड़े हुए हों, सर्चिंग में वक्त नहीं लगता उसमें। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? वायरस चेकर हो गया, डिस्क फॉर्मेटर हो गया, डिस्क कंटेंट एनालिसिस एंड रिपेयर सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हो गया। क्या ख्याल है? अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉन, पीपल इंस्टॉल दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉन देयर इंटरेस्ट, जैसे वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर, यस और नो, जैसे वीडियो एडिटर, समझ रहे हो कि नहीं, जैसे फोटो एडिटर। यार ये वो मोबाइलों वाले लोग जो मेरी क्लास में बैठे हैं, ये इनको एप्स कहते हैं। आप इनको क्या कहते हैं? एप्स, जो आप अपनी मर्जी से कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्प्रेड शीट्स हो गई, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? स्प्रेडशीट्स नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हो गया कोई इस तरह से, एक्सेट्रा, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जब डिस्कस किया जाता है इन चीजों को, सॉफ्टवेयर बोला जाए, इसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं बाय द वे, सॉफ्टवेयर बोलें या प्रोग्राम बोलें की बात है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ये क्या होता है? दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होती है ये? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन विच परफॉर्म्स अ कंबाइंड टास्क, which combines and performs a task। कोई एक काम कर रही होती है, वो जो set of instructions आप लिखते हैं to do some task, these are the set of instructions written to perform या execute a task। कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा जाता है। और लिखता कौन है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू परफॉर्म अ टास्क, लिखता कौन है? हाँ, बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी इस्तेमाल कर सकता है और वो लो लेवल प्रोग्रामिंग भी इस्तेमाल कर सकता है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या हो? अब इसमें हाई और लो का मतलब क्या होता है? हाई और लो का मतलब क्या होता है? हाई का मतलब मोर क्लोजर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लो का मतलब मोर क्लोज टू मशीन अंडरस्टैंडिंग। We do not understand low level language, but we do understand, because हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश रिलेटेड स्टेटमेंट्स ज्यादा होती हैं। कंप्यूटर को इंग्लिश की स्टेटमेंट समझ नहीं आती, सो इट मींस दैट कि कंप्यूटर नीड्स टू ट्रांसलेट दीज थिंग्स, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोर क्लोजर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मोर क्लोजर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश रिलेटेड स्टेटमेंट्स इसमें होती हैं, नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड बिफोर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को तो समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो आपने अपनी दुनिया की स्टेटमेंट्स लिखती हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड से, इनपुट का लफ्ज हो गया, आउटपुट का लफ्ज हो गया, जैसे आपने इफ का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, तवज्जो रखो यहां पे नकम्मे। इसी तरह लो लेवल लैंग्वेज में क्या होगा? वंस एंड जीरोस में प्रोग्रामिंग की जाएगी, 1 0 इस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी। उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है जो सिर्फ मशीन समझ सकती है? यह है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होगा इसका, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल
फॉर्मेट होगा। मतलब इट इज मोर क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इट इज मोर क्लोज टू मशीन, बिकॉज मशीन कैन अंडरस्टैंड वंस एंड जीरोस, क्या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी वाली? कंपाइलर और एक होती है इंटरप्रेटर। एक होती है कंपाइलर और दूसरी होती है इंटरप्रेटर। समझ आई है कि नहीं आई? नहीं आई? पक्की बात है। अब मशीन के अंदर, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में असल में क्या होता है? मशीन कोड। अब मशीन कोड तो है ही, असल में क्या है? वंस एंड जीरोस की कहानी। इसकी कहानी वंस एंड जीरोस की कहानी। अब ये वंस एंड जीरोस मशीन को वाह समझ आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप मशीन को उसकी जुबान में बता रहे हैं। मशीन कहेगा बल्ले बल्ले, मैं तो करने को तैयार हूं, मुझे तो ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसमें भी ट्रांसलेशन की जरूरत होती है और इसमें भी ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की चीज। इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, कंपाइलर की सूरत में भी और इंटरप्रेटर की सूरत में भी। नहीं समझ आ रही? अब मशीन कोड वंस एंड जीरोस में नहीं लिखा करते, क्यों? मशीन कोड को बाइनरी, या लोगों ने ना इसको आसान बनाने का कहा, चलो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसान हो जाएगी। फिर भी आसान नहीं हुई, क्योंकि थी तो वो बाइनरी ही। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, समझ तो नहीं गए ABC 1025F, ये क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो लोग मशीन कोड को बाइनरी में, तो बहुत ही बेस्ट बात है, हेक्सा डेसिमल में भी लिखा करते थे। दोनों फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि ओवर टाइम जब लोगों ने इंटरेस्ट शो करना था ना, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, किसी जो साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया था, इन्वेंट किया था, पूरा वो इन्वेंट किया था, तो आपको क्या लगता है उनकी ख्वाहिश थी कि बस वो नॉलेज हमारे तक ही रहे, या पहले भी फैलानी थी ना उन्होंने, फैलानी थी ना नॉलेज उन्होंने। तो उन्होंने उस नॉलेज को फैलाने के लिए एक काम ये किया, उन्होंने कहा मशीन कोड के अलावा कोई और ऐसी चीज होनी चाहिए जो मशीन को समझ भी आए, ठीक है, और ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग में भी हो। तो उन्होंने कहा था यार दो हो सकते हैं, लो लेवल अंडरस्टैंडिंग में मशीन कोड भी हो सकती है, और एक और लैंग्वेज भी बना दी जाए, उसको क्या बोल देते हैं? असेंबली लैंग्वेज। ये बात आप देख चुके हैं, असेंबली लैंग्वेज मैंने दिखाई है आपको, इसमें नहीं LDD और इस तरह की बातें मैंने लिखी थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जिसमें इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, LDD 45th लोकेशन पर जाओ और वहां के जो कंटेंट्स है वो लोड करके MDR में ले आओ, या अक्यूमुलेटर में इनडायरेक्टली ले आओ। इसका मतलब ये है, मैंने तो रटा नहीं लगाया, मुझे तो इसके न्यूमोनिक्स से पता चल रहा है, यानी कि इसके ऑपकोड और ऑपरेंड से पता चल रहा है। ऑपकोड का मतलब है ऑपरेशनल कोड, ऑपकोड का क्या मतलब है? ऑपरेशनल कोड। LD का मतलब होता है लोड करें, D का मतलब होता था डायरेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि इससे ज्यादा आसान ये वाली थी, इसको इतनी को बड़ी हैवी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं रिक्वायर्ड थी, बट स्टिल असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था, जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता था, उसको असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? असेंबलर। तो अब असल में जो हमारा चैप्टर है ना, वो सिर्फ किसके ऊपर है? तो ये बात याद रखें। आप सोच रहे होंगे कि सर हम वो क्यों हाई लेवल लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ रहे, हम लो को क्यों पढ़ रहे, इतनी इज्जत क्यों दी इसको? इसको सिर्फ एक चैप्टर की हद तक आप इसको पढ़ रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज पेपर पूरे की हद तक आप पढ़ेंगे, पूरा पेपर 2 और पेपर 4 जो सा है वो सारे के सारा है ही हाई लेवल लैंग्वेज। थोड़ा सा तो बनता है ना फिर लो लेवल लैंग्वेज भी पढ़ने के, नहीं? सही बात है ना, थोड़ा सा तो पढ़ेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज उन्होंने एज ए चैप्टर डाल दिया है आपके सिलेबस में। तो जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें क्या होता है? उसमें न्यूमोनिक्स होते हैं। न्यूमोनिक्स समझते हैं, जिसमें ऑपकोड्स एंड ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जिसमें एब्रीविएशंस इस्तेमाल होती हैं अगेंस्ट ईच टास्क दैट यू आर परफॉर्मिंग। हर टास्क के लिए छोटे छोटे एब्रीविएशंस रखे हुए हैं। एब्रीविएशन बाय द वे वो तो एक बाकायदा एक गिवन बिग वर्ड का
पहला पहला अल्फ़ाबेट होता है, तो इसलिए हम इसको वो नहीं कह सकते कि ये एब्रीविएशन है, बट एक स्टूडेंट को समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक एब्रीविएशन की तरह से है। न्यूमोनिक किसको कहा जाता है कि जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस ऑपरेशन में से जो मेन बातें होती है ना वो उठा के कोड्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये LDD का मतलब है गो टू द मेमोरी लोकेशन नंबर 45 एंड फेच द कंटेंट्स या लोड द कंटेंट्स इनटू द एक्यूमुलेटर। LD का मतलब लोड हो जाएगा और D का मतलब होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ईच ऑपकोड इज इन फैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑपरेशन व्हिच नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? ऑन ऑपरेंड दैट इज 45। जी बेटा, ये प्रोसेसर फंडामेंटल्स में ही ज्यादा यस, अभी उसका चैप्टर चल रहा है, अभी ये चैप्टर नंबर 2 है उसका, ठीक है। प्रोसेसर फंडामेंटल्स में आपने प्रोसेसर को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद आप असेंबली लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम हार्डवेयर पे चल रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं? अभी तक हम हार्डवेयर की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ अभी लेके जाऊंगा आपको मैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताएं, कोई इशू है? असेंबली लैंग्वेज समझ आई कि नहीं आई? हाय हाय, हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स कोई बता सकता है मुझे? यस, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा, ये सारी क्या हैं? ऑल दीज लैंग्वेजेस आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। और इसी तरह जब लो लेवल की बात आते हैं तो दे आर मोर क्लोज टू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। एक मशीन कोड आ जाता है और एक असेंबली कोड आ जाता है। तो अब जरा 2 कॉलम्स बनाएं, असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, इसको ट्रांसलेट करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, सुन रहे हैं कि नहीं? इसके लिए लगता है असेंबलर। सर वो कंपाइलर इंटरप्रेटर किसको लगे? ये जो हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, हाई लेवल कौन से वाले? ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये इनको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। इनको डिटेल में तो हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी इसकी रिक्वायरमेंट कहते हो तो पढ़ा लो, लेकिन रिक्वायरमेंट फिलहाल मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। कंपाइलर बेसिकली छोड़ें इसको, ये फुल कोड एज अ होल, पूरा का पूरा कोड एक ही लाइन में, मतलब एक ही दफा में ट्रांसलेट करता है और ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। ये फर्क है, दोनों हाई लेवल के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बस अगर आप मुझसे बेसिक बात पूछे तो बेसिक बात यह है कि ये एज अ होल पूरे कोड को एट द एंड जो सा ना उसको ट्रांसलेट करता है और ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये मतलब क्या है कि इसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है, इसमें हर लाइन में आपको एरर बताया जा रहा होगा कि आपका ये एरर है। मतलब ये फिर डिबगिंग में ये जरा आसान है। एरर मतलब एक एक लाइन जब आप लिख रहे होंगे तो गलती पता चल रही होगी कि इस लाइन में गलती है, उस लाइन में गलती है। यहाँ पे ये कि आप गलतियां करते रहें, एंड पे इकट्ठी लिस्ट ऑफ ऑल मिस्टेक्स या वार्निंग्स या एरर्स आपको बता देगा कि इसमें सारी की सारी गलतियां इतनी वाली हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसमें कह लें कि प्रोसेसर पर थोड़ा ज़्यादा बर्डन होता है, क्योंकि 50 लाइनें हैं ना अगर, तो लाइन नंबर 1 इसने ट्रांसलेट की, दूसरी लाइन है 1 और 2 दोबारा ट्रांसलेट किया, तीसरी लाइन है तो 1 2 3 ट्रांसलेट किया, 50वीं लाइन है तो 1 से लेकर 50 तक फिर इस तरह से चलता रहता है। तो इसलिए थोड़ा बर्डन ऑन द प्रोसेसर ज्यादा होता है कि एवरी टाइम इट नीड्स टू बी ट्रांसलेट ऑल द प्रीवियस लाइंस। ये एवरी टाइम ट्रांसलेशन नहीं करता, ये एक ही दफा में बताता है कि बस आखिर में 15 गलतियां इकट्ठी उनकी गलतियों को ठीक करो, ठीक है। यस, लोकेशन दोनों पता चलते हैं, यही IDE की एक खासियत होती है, बता देता है कि किस किस जगह में मसला है और वो सजेस्ट भी कर लेता है कि मसला है क्या, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स की मदद से कि यहाँ पे लिखना उसको इस तरह से आपको चाहिए था लेकिन आपने गलत लिख दिया, तो मतलब वो हेल्प मिल जाती है इनडायरेक्टली, ठीक है। ये सवाल पूछें महत, नहीं है सवाल? तो एक है असेंबली लैंग्वेज और दूसरा है मशीन कोड। मशीन कोड solely things that are written in ones and zeros form or maximum you can say written in hexadecimal. But if you talk about assembly language, ये वही short codes हैं जो आप mnemonics की सूरत में लिख सकते हैं, तो लिख लें। मशीन कोड में बाय द वे कभी गलती हो गई ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रबल शूट द एरर फ्रॉम द मशीन कोड, है ना कि नहीं? क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन इन वंस एंड जीरोस फॉर्म, इट विल बिहेव जस्ट लाइक a sea of ones and zeros and there are certain
zeros and ones that are written wrong. If you make a mistake while, या कोई error अगर आपसे हो जाए तो आप नहीं trace कर पाएंगे मसला है कहाँ, क्या मसला आ रहा है, क्योंकि everything is written in the form of ones and zeros. जैसे मैं पूरी क्लास में सिर्फ सफ़ेद और काला रंग मिक्स करके मतलब चाइनीज़ बिठा दूँ, शक्लें जिनकी एक जैसी होती हैं, और बोलूँ इनमें से कोई एक आधा चोर भी है, निकालो वो कौन है, मुश्किल हो जाएगा बड़ा, समझ रहे? तो वंस एंड जीरोस ज़्यादा सारे दे दूँ, बोलूँ इसमें से एक आधा जो 1 0 है वो क्या ख़राब है, नहीं निकाल पाओगे ना, मुश्किल हो जाएगा। लिखें लैंग्वेज और मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीन कोड का पहले लिख लें। All machine code instructions are written in the form of, all instructions are written in the form of bits, ones या zeros, ones या zeros. Each group of bits specify some operation, to perform by the processor. मशीन कोड को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर ट्रांसलेशन, डू नॉट रिक्वायर ट्रांसलेशन। Do not require translation. Each instruction is composed of two components, opcode and operand। इसका मतलब यह है इंस्ट्रक्शन को जब लिखा जाएगा, एक होगा उसके अंदर ऑपकोड, दूसरा क्या होगा उसके अंदर ऑपरेंड। ऑपकोड है ऑपरेशनल कोड, द ऑपरेशन दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। फिर उसके बाद है ऑपरेंड। ऑपरेंड इज समथिंग जिस चीज के ऊपर कोई काम परफॉर्म किया जाता है। समझ आ रही बात है कि नहीं समझ आई तो बता दें। फिर जब हम बात करते हैं किसकी, असेंबली लैंग्वेज की, रख दो उधर ही। All instructions are written in the form of bit. Instructions are written in the form of mnemonics. Instructions are written in the form of mnemonics. Mnemonics. And assembler software is used to translate assembly language instructions into machine code। और ये मशीन कोड क्या होते हैं? दैट आर understandable, that are
अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर को समझ आएगी तो तभी तो प्रोसेसर उसका अप्रोप्रिएट टास्क परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोसेसर, ठीक है। कोई मसला है यहां तक? तो इसका मतलब है कि असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे? मुझे लग रहा है शायद आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मुश्किल है आपके लिए बात मेरी हजम करना, समझ आ रही है?